गरिमामय मंच पर उपस्थित गरिमामय विद्वजन और सभागृह में उपस्थित सभी मेरे विद्वान साथियों को, मेरे गुरुजनों को मैं इस मंच से सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का विषय है मध्यवर्ती भारत के नए आयाम। बात चल रही है भारत में पुरातात्विक, एंथ्रोपोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल करेंट्स की कि किस तरह भारत में पुरातात्विक, नृतत्व शास्त्री और सांस्कृतिक परंपराओं का सांस्कृतिक प्रवाह विद्यमान है। हम सबसे पहले संस्कृति के संदर्भ में देखें कि संस्कृति क्या है, और जब हम संस्कृति के संदर्भों को देखते हैं तो हमें इन संस्कृति के संदर्भों के साथ साथ संस्कृति के प्रवाह के तत्व भी समझ में आते हैं। संस्कृति दरअसल मानव की चेतना का उच्चतम स्तर है। अगर संस्कृति की व्याख्या को हम देखें तो संस्कृति सम्यक करना, प्रकृति प्रदत्त चीजों की खूबसूरती को तराशना। प्रकृति चाहे हीरा हो, माणिक हो, मोती हो, प्रकृति जिस रूप में हमें प्रदान करती है, यदि हम हीरे को तराश कर आभूषण के रूप में नहीं लाए तो वह खूबसूरत नहीं होता। माँ हमें जब इस धरती पर खड़े होते हैं और उन संस्कारों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते हैं, और यही सांस्कृतिक प्रवाह है। मैं जिस उम्र को बिलोंग करती हूँ, लगभग उसी उम्र के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबने अपनी माँ को तुलसी को जल चढ़ाते देखा है। हम सबने अपनी माँ को स्नान के बाद सूरज को अर्घ्य देते देखा है, और शायद यही वजह है कि उस संस्कार के साथ हम पले और बड़े, और वह सांस्कृतिक प्रवाह आज तक विद्यमान है। आज 21वीं सदी में आकर वैश्विक धरातल पर मानवीय अधिकारों की बात की जाती है, पर हमारे वेदों की ऋचा तो कब से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। आज वैदिक शांति की बात की जाती है, और हमारी वैदिक ऋचाएं तो अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड की शांति की बात करती है। ओम ओम शांति अंतरिक्ष गुण शांति, यानी वनस्पति मिट्टी के कण कण की शांति की बात करती है। ये सब कुछ एक सांस्कृतिक प्रवाह की तरह है, और यही सारी चीजें हमें सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में निरंतर निरंतर दिखाई देती है, और ये सारे संस्कार हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए दिखाई देते हैं। जहां तक मुझे बातचीत के लिए चर्चा का विषय दिया है कि पुरातात्विक प्रवाह क्या है, हम पुरातात्विक प्रवाह की बात करें कि किस तरह पुरातात्विक प्रवाह लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहले पुरातात्विक प्रवाह जिस पर हमारे आदरणीय नारायण व्यास जी बोलेंगे, मैं शैल चित्रों से शुरू करती हूँ। हम शैल चित्रों की उन रेखाकृतिक आंकन को देखें जिन रेखाकृतियों के द्वारा चित्रांकन किया जाता है, और वह चित्रांकन आज भी भित्तियों के ऊपर, दीवारों के ऊपर सजाया जाता है। रूप बदल गया है, लेकिन मांडने आज भी उसी की तरह बनाए जाते हैं। आज भी पेंटिंग उसी की तरह की जाती है। चाहे हम आदिवासियों के दीवारों के चित्रों को देखें, चाहे हम अपने घरों के बेल बूटों को देखें, तो ये जो पुरातात्विक चित्रांकन का प्रवाह है, जो शैल चित्रों से निकलकर घर की दीवारों तक आ गया है, यह एक पुरातात्विक सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में हमें दिखाई देता है। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमें गणेश की नृत्य करती हुई मूर्तियां मिलती हैं। नृत्य के विभिन्न गणेश के रूप मिलते हैं, और आज हमें नृत्य करते हुए गणेश की और उसके विभिन्न रूपों की मूर्तियां हम घर घर में बिठाएंगे। ये पुरातात्विक मूर्ति कला का सांस्कृतिक प्रवाह है, जो लगातार बरसों बरस
हमें भारत में देखने को मिल रहा है। इसी तरह अभी कल ही हरतालिका तीज है। हम शिव और पार्वती की पूजा करेंगे। हर घर में शिव और पार्वती की पूजा होगी और रात भर जागरण होगा। बात पौराणिक संदर्भों की है और आज 21वीं शताब्दी में चाहे हमारे घर की बेटी और बहू जींस टॉप पहनकर मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जाए, लेकिन वह व्रत उपवास जरूर रखेगी। यानी ये एक सांस्कृतिक प्रवाह है। हम अपने घरों में मिट्टी के शिव और पार्वती बनाकर बिठाएंगे और वही उमा महेश्वर जो हमें चौथी शताब्दी में मिल रहे हैं, जो हमें परमार काल में मिल रहे हैं, हम उतने खूबसूरत तरीके से तराशेंगे नहीं पाषाण में, लेकिन वे मिट्टी के शिल्प के रूप में हमारे घर में कल विराजेंगे। ये मूर्ति कला का एक सांस्कृतिक परंपरागत संस्कारों के साथ प्रवाह अतीत से लेकर वर्तमान के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है और इस सांस्कृतिक प्रवाह में कोई अवरोध नहीं आया है। बड़े जोर और शोर से नारा लगाकर हम यह तो कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है। निश्चित रूप से प्रदूषण हो रहा है, वैचारिक धरातल पर प्रदूषण हो रहा है, लेकिन साथियों मेरा यह मानना है कि जहां से बीज अंकुरित हो रहा है वहां प्रदूषण नहीं है। हम ऊपरी तौर पर होने वाले इस प्रदूषण को अवश्य दूर कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज पर जो पूजा की जाती है उस पूजा में मुझे आज तक कोई प्रदूषण नजर नहीं आया। करवा चौथ पर चाहे हम फिल्मी गीतों का भजन कर लें, लेकिन पूजा की पद्धति में कोई प्रदूषण मुझे नजर नहीं आया। हम करवा चौथ को टीवी या फिल्मों के सीरियल की तरह चाहे मना लें, लेकिन पूजा की पद्धति में पंडित जिन मंत्रोच्चार को करता है उसमें मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। शादी में हम चाहे डीजे बजा लें, लेकिन शादी के साथ फेरों में आज भी वे ही वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं जो मंत्रोच्चार हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में वर्णित है। तो क्या ये सांस्कृतिक प्रवाह नहीं है? अशोक का अभिलेख अगर हम बात करें तो अशोक अपने अभिलेख में कहता है कि अमचू धम्मे, धम्म क्या है, और वह धम्म की परिभाषा में अपने स्वयं से उत्तर देता है, सचे सोचिए दया दाने आपा सिंह में बहु कथाने। थेर पूजा, वृक्ष पूजा, पूर्वजों की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, इन सबको वो धर्म की से साथ जोड़ता है और आज भी हमारे वेद इन्हीं सब की बात करते हैं। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की बात करें, मंदिरों की बात करें, मूर्ति पूजा की हम बात करें, हम आयुधों की बात करें, तो हमारे देवी देवताओं के आयुध नहीं बदले, प्रतीक चिन्ह नहीं बदले, हमारी आस्था नहीं बदली, हमारा विश्वास नहीं बदला। चाहे जितने आक्रमण हमारे देश में हुए, हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता, हमारी संस्कृति की धैर्यता, हमारी संस्कृति का विश्वास, हमारी संस्कृति की निर्मलता, हमारी संस्कृति की अविरल धारा में कोई अवरोध नहीं आया। हमारे दर्शन की मूल आत्मा में कोई अवरोध नहीं आया। यानी सांस्कृतिक प्रवाह की अविरल धारा निरंतर बह रही है। तब फिर आज इस संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि हम मध्यवर्ती भारत के नए आयामों के संदर्भ में हम बात करें। सुबह के सत्र में आदरणीय तिवारी जी ने बहुत विनम्रता के साथ एक बात कही थी कि हम पाश्चात्य विचारों को सामने रखकर हम उनकी अवहेलना ना करें, हम उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से ना देखें, हम उनकी आलोचना में सकारात्मक दृष्टि के साथ बात कर कदम से कदम बढ़ाकर अपने आप को स्थापित करें, ताकि हम उनकी लाइन से आगे जाकर खड़े हों बजाय उनकी लाइन छोटी करने के। हम बार बार यह कहते हैं कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने हम पर यह आरोप लगाया। हम बजाय पाश्चात्य इतिहासकारों के आरोपों का खंडन करके हम अपनी बात को इतनी ताकत से रखें कि पाश्चात्य इतिहासकारों के आरोप अपने आप खंडित हो जाए। हम आज तक इतिहास में यही पढ़ाते हैं कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। हम क्यों नहीं कहते हैं कि नेपोलियन भारतीय समुद्रगुप्त था?
हम क्यों नहीं कहते हैं कि शेक्सपियर भारतीय कालिदास था? ये सांस्कृतिक प्रवाह हमें आगे आकर बढ़ाना होगा। हमें अपने संदर्भों की व्याख्या नए आयामों में स्वयं करनी होगी। आज सालों साल बाद भी जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो आर्य और अनार्य के कई सारे सिद्धांत बदल गए हैं, लेकिन फिर भी हम आर्यों के मूल निवास स्थान को बीए फर्स्ट ईयर में यही कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे। हम क्यों ये सवाल उठाते हैं कि आर्य कहाँ के थे? हम क्यों नहीं उनसे ये बात करते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और ये सारे संदर्भ इस बात को प्रमाणित करते हैं। हम जब इतिहास लेखन की बात करते हैं तो तमाम संदर्भों के साथ ये बात करते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था और फिर हम अपनी बात कहते हैं। हमको ये कहना चाहिए कि भारतीयों के पास इतिहास की अपनी एक दृष्टि थी, क्योंकि इतिहास समाज में घटित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है जो वेदों में मिलता है, जो उपनिषदों में मिलता है, जो हमारे दर्शन में है, जो पुराणों में मिलता है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, जो हमारे महाकाव्य में मिलता है। तो अगर हम अपने रामायण की बात करें, हम अपने गीता की बात करें, हम अपने उपनिषदों की बात करें, हम अपने दर्शन की बात करें, तो हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो सांस्कृतिक प्रवाह हमें एक विचारधारा में देखने को मिलता है वह स्थापित है। आवश्यकता है नए आयामों के साथ उसकी व्याख्या करने की। एक बार मैंने एक फोटो देखा था गुरुद्वारे का, जिसमें एक बच्ची जीन्स और टॉप पहने थी। वह दर्शन कर रही थी पूरी श्रद्धा और पूरी शिद्दत के साथ, और उसके सर पर दुपट्टा था। यानी आयाम नया था, दृष्टि नई थी, लेकिन श्रद्धा और विश्वास उसका वही था। तो हमें इस दृष्टि से भी देखना होगा कि हमारी दृष्टि किस तरह से नए आयामों को लेकर आज के संदर्भों में सांस्कृतिक प्रवाह की बात करती है। हमारी भारतीय वसुंधरा पर जिस भूमि का इतिहास वेदों में मिलता है, जहां सदियों पहले कुछ वक्त विमान उड़ता है, जहां ब्रह्मास्त्र के नाम पर परमाणु बम चले हैं, जहां श्लोकों में विज्ञान के आधार मिले हैं, जहां योग का जन्म हुआ, जहां भाषा का उद्गम हुआ, उस भारतीय वसुंधरा पर भारतीय संस्कृति की परंपरा की नदियों की अविरल धारा, पर्वतों की अविरल धारा की बात करी हम तो गोवर्धन की परिक्रमा क्या बंद हुई? क्या नर्मदा की परिक्रमा बंद हुई? हाँ, रूप बदल गया। क्या रथ यात्रा का उत्सव बंद हुआ? क्या पंचक्रोशी यात्रा बंद हुई? शायद कुछ भी बंद नहीं हुआ। क्या नागद्वारी मेला बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। सिंहस्थ की बात करें, इलाहाबाद के कुंभ की बात करें, नासिक के कुंभ की बात करें, ये सारे पौराणिक संदर्भों के साथ आज भी विद्यमान है। जनसंख्या का विस्फोट हो गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, लेकिन ये सारा का सारा सांस्कृतिक प्रवाह आज भी उपस्थित है और इतने बड़े बड़े आयोजन हमारे यहाँ अविरल रूप से निर्बाध गति से चलते चले आ रहे हैं, या न कोई आध्यात्मिक और दार्शनिक ताकत हमारे बीच उपस्थित है। हम अपनी युवा पीढ़ी से कहते हैं कि उसे इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं हैरान थी इस बात को लेकर जब मैं उज्जैन के सिंहस्थ में शाही स्नान के लिए गई, तो वहां मेडिकल कॉलेज के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ शाही स्नान में डुबकी लगा रहे थे। तो हम युवा पीढ़ी को दोष क्यों दें? क्या हम युवा पीढ़ी को वो संस्कार दे रहे हैं? हम समय ही नहीं देते। हमने इस पीढ़ी ने तो समय दिया है, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी समय दे रही है? अगर वो नहीं दे रही तो दोष किसका है? दोष देने से काम नहीं चलता साथियों, दोष का सलूशन ढूंढने से काम चलता है। और हमें दोष को ढूंढना होगा, दोष के समाधान ढूंढने होंगे।
हमें परवर्ती भारत के नए आयामों में व्यवधान होने वाले दोषों को ढूंढकर उनके समाधानों को ढूंढना होगा, ताकि हम अपने नृतत्व शास्त्रीय सांस्कृतिक प्रवाहों में आने वाले व्यवधानों को रोक सकें। और उसके लिए हमें सांस्कृतिक दूत बनाने होंगे, सांस्कृतिक मित्र बनाने होंगे, और इसके लिए हमें सांस्कृतिक चौक चौराहे और चौबारे बनाने होंगे। और यह हमें इस सभागृह से बाहर निकलकर भी करने होंगे। हम अपने कॉलेज में जाकर अपनी युवा पीढ़ी से यह बात करें, हम अपने मोहल्ले में जाकर इस मुद्दे पर हम उन नन्हे बच्चों के साथ यह बात करें, तब शायद हम अपनी परंपराओं, हम अपने रीति रिवाजों से बहुत शिद्दत के साथ और गहराई के साथ जुड़ सकेंगे। हम उन मूर्ति कलाओं, उन स्थापत्य कलाओं, उन अभिलेखों की बात करें जो अभिलेख साहित्यिक स्तुतियों से भरे हुए हैं। परमार काल के सारे अभिलेख साहित्यिक स्तुतियों से भरे हुए हैं। हम हिंगलाजगढ़ की मूर्तियों की बात करें, हम मालवा की मूर्ति कला की बात करें, इतनी समृद्ध मूर्ति कला है। हम कॉलेज के बच्चों के साथ उन मूर्ति कला के वैभव को देखें और उस सांस्कृतिक प्रवाह से उनका परिचय कराएं। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। भारत के नए आयाम में यह सांस्कृतिक प्रवाह इसी तरह बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर नमन, आप सबको आभार।